किसान पूरे देश में, ये कृषि प्रधान देश है, सभी जगह किसान है। कोई पंजाब में अकेले में किसान है क्या? ये पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं? वो वहां की सरकार बेकार रही है, इनको कांग्रेस पार्टी बेकार रही है, आम आदमी पार्टी, बिचौलिए, वो ये, यहां तक कि विदेशी फंडिंग का भी बात में फंसा दिया इन्होंने, क्योंकि स्वदेशी वाले सारे खिलाफ हैं इसके। तो पंजाब में ही क्यों हो रहा है? इसलिए किसानों का अगर होता तो भैया, अंग्रेजों ने भी कहा था कि भगत सिंह पंजाब में ही क्यों, हमारा राज गड़बड़ नहीं है। अंग्रेज कहते थे हमारा राज सही है। जलियांवाला कांड पंजाब में ही क्यों? जलियांवाला बाग में पंजाब के लोग इकट्ठे होकर के मीटिंगें कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये पंजाबी लोग गड़बड़ है। बाकी पूरा देश राजी है अंग्रेजों से, हमारा राज उत्तम कोटि का है, हमारी सरकार अच्छी है, और इसलिए हमारी सरकार से, हमारे विकास से पूरा देश राजी है। ये पंजाब वाले गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ ये भगत सिंह गड़बड़ कर रहा है, या जलियांवाले बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए पंजाब को थोड़ा मारो पीटो दबाओ, ये पंजाबी गड़बड़ है। तो ठीक वही भाषा ये बोल रहे हैं कि पंजाब वाले गड़बड़ कर रहे हैं, किसानों की कोई समस्या नहीं है, बाकी सब किसान राजी है, ये पंजाबी है, इनकी खोपड़ी में कुछ बैठता नहीं है ठीक ढंग से, या इनको बहका दिया गया है। कभी कहते हैं इनका लीडरशिप नहीं है, ये तो झुंड है, भेड़े हैं, भीड़ आ रही है बिना मतलब की, इनकी लीडरशिप नहीं है, तो ये कैसे आ गए यहां तक? इतने महीने तक इन्होंने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आंदोलन कैसे कर लिया? फिर ये आपके अश्रु गैस के गोलों के बीच में से, पानी की बौछारों के बीच में से यहां तक क्यों आए? अगर इनको समस्या नहीं है, किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टरों से आ रहे हैं। ट्रैक्टर से आने का मतलब है बहुत महंगा साधन, हवाई जहाज के बराबर के, हवाई जहाज से भी ज्यादा खर्चा पड़ता है ट्रैक्टर से यात्रा करने में। ट्रैक्टर कोई यातायात का साधन नहीं है, ट्रैक्टर जमीन में खिंचाई करने का काम करता है, जमीन की गुड़ाई निराई प्लो करने का काम करता है, इसलिए ये धीमी चाल में चलने वाला साधन है। इसलिए यात्री के अगर इस पे बैठ के जाता है तो डीजल तो उस अनुपात में खाता है। ये तो धीमे चलने वाला साधन है, तो डीजल बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। एक एक ट्रैक्टर में कह रहे हैं 15-15, 20-20 हजार का डीजल खर्च हो गया दिल्ली पहुंचने में, और सवारी किसी में 5, किसी में 7, तो कितना महंगा पड़ रहा है ट्रैक्टर का साधन। ये तो हवाई यातायात की तरह पड़ रहा है। तो मतलब इतना महंगा, इतनी पानी की बौछारें, इतना सब कुछ करके वो आना चाहते हैं, इसका मतलब वो सब समझ रहे हैं थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी रवाना करना बड़ा मुश्किल होता है, पर वो मन से आ रहे हैं, सभी तन मन और धन से आकर के बैठ गए, जम गए। अब हरियाणा वाले खड़े हो गए, हर घर से एक आदमी हरियाणा में तय हो रहा है, मीटिंगें हो रही है। यूपी वाले आ गए, एमपी वाले आ गए, राजस्थान, दिल्ली चारों ओर से गिर चुकी है, फिर भी अभी इनको भरोसा है कि हम इसको कुछ कर देंगे, कोई षड्यंत्र हमारा होगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक तरीके से आंदोलन हो रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई आंदोलन हो रहा है, संवैधानिक है, शांतिपूर्ण है, पूरा ढंग से है, उसको बदनाम करना देशद्रोह नहीं है क्या? उस आंदोलन को, जो लोकतंत्र की मजबूती है, आंदोलन लोकतंत्र की मजबूती के लिए होता है, तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और जो लोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं उनको बदनाम करना मेरी दृष्टि में देशद्रोह है। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं जो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करने देना चाहते देश में। देश में लोकतंत्र की जगह कुलीन तंत्र लाना चाहते हैं, राजाशाही राज ला रहे हैं, व्यक्ति पूजा, नायिक पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कुछ संगठन हैं जो छोटी छोटी बात पर तिल का ताड़ बढ़ा देते हैं, बजरंग सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो छोटी सी बात हो जाओ, कहीं हिंदू मुस्लिम का तो नाम आया नहीं, बस मंदिर मस्जिद की बात हुई नहीं, बस उखड़ जाते हैं पूरी तरह से,
नाचने लगते हैं पूरे देश की छाती पर। और जो इतना तिल का ताड़ बनाते थे, अभी इन दिनों अभी भी षड्यंत्रों में लगे हैं। ये नहीं कह रहे भाई किसान की सुनो, नहीं, किसान तो उनकी दृष्टि में कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ जानवर है, विदेशी है एक तरह से, विदेशी पंडित ही नहीं है, मतलब ये देश का आदमी नहीं है। तो जितने भी तथाकथित राष्ट्रवादी और देशभक्ति वाले लोग, जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले लोग, किसान को स्वदेशी नहीं मानते, किसान भी विदेशी है। विदेशी फंडिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं। इसका मतलब किसान को न तो राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, न देशभक्ति से मान जोड़ रहे हैं, न देश से जोड़ रहे हैं। एक तरह से देश विरोधी आंदोलन डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जनाब मोदी जी देखो, किसान कहां पड़े, दिल्ली के चारों ओर पत्थर रख करके रोटियां बना रहे हैं, ईंधन समेट के ला रहे हैं, बड़ी जली रोटियां बैठे बैठे खा रहे हैं, सड़कों के किनारे पड़े हैं दिन भर, या मीटिंगें कर रहे हैं, रात के अंधेरों में पड़े हैं दुबके हुए, कहीं रोशनी नहीं, कहीं कोई प्रबंध नहीं। ऐसी स्थिति में वो पड़े हैं एक खानाबदोशों की तरह, जैसे खानाबदोश लोग होते हैं, इस प्रकार दिल्ली के चारों ओर पड़े हैं किसान। और साहेब वाराणसी में देव दिवाली मना रहे हैं। और ये गंगा के जहां तो ठिठुरन बहुत ज्यादा रहती है दिल्ली के आसपास इन दिनों, इस ठिठुरन में वो ठिठुर रहे हैं, और वहां वो लखटकिया कोट में यूं थिरक रहे हैं। रंगीनी गंगा के ऊपर जो रंगीनियां पैदा की, रंगीन रोशनियों में वो म्यूजिक, और बिल्कुल बेखबर कि वो लोग वहां क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या कंडीशन है, बिल्कुल शिकन भी नहीं कहीं चेहरे पे। और वहां जाकर के देखो भले आदमी वहां जाकर के उन गंगा के किनारे रहने वाले पुजारियों को समझा रहे हैं कि किसानों की भलाई का बिल लाए हम। तो भैया किसानों से भी बात कर लेते आप दिल्ली में ही थे, दिल्ली के चारों ओर दिल्ली को घेर लिया था इन्होंने, आप उड़ान भर के निकल गए, तो उनसे पूछ लेते, उनको कह देते भाई तुम्हारी भलाई है, तुम्हें मैं समझा दूं। वहां उनको क्या समझा रहे थे, वहां क्या डायलॉग कर रहे थे। 3 दिसंबर को वार्ता करेंगे, 3 दिसंबर तो आ गया, इतने दिन ये पड़े रहो, ये तो महीनों पड़े रहते हैं। किसानों का तो क्या, वैसे भी खेतों में पड़े रहने वाले हैं। सारे किसानों का पूरा एकदम व्यवस्थित है। और कई किसानों से बातें हो रही है, सुनने में आ रहा है इधर उधर पीछे जो खेती का काम है दूसरे अड़ोसी पड़ोसी किसानों ने संभाल लिया है। जो भी दिल्ली गए हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी किसानों ने कह दिया कि आप निश्चिंत रहें, लड़ाई जीत कर आनी है, और दुश्मन जो कायदे से तो देश की सत्ता है, परंतु हमारे साथ अभी कुछ गलत व्यवहार कर रही है। और सर छोटू राम ने जो मंडी से चंगू से निकाल के एमएसपी दिलवाई थी, तो छोटू राम ने कहा दुश्मन को पहचान ले, दुश्मन कौन है। तो पंजाब के लोगों ने सीधा मान लिया है कि कोई हमारा दुश्मन है जो हमारा हित नहीं चाहता, किसी और का हित चाहता है, इसलिए हमारे साथ ऐसा कुटाराघात कर रहा है। और उनको कह दिया सचेत रहना, डरना मत, हारना मत, लंबी लड़ाई लड़ लेना, परंतु बेकाबू में मत आना। आज इन्होंने कमेटी गठित करने की बात की, किसानों ने ठुकरा दी। किसान इतनी आसानी से कुछ इस बार बड़े समझ से काम ले रहे हैं, परंतु ये भी कम नहीं है। इनके चेले चांटी कह रहे हैं कि मस्जिदों का भोजन क्यों स्वीकार कर रहे हैं किसान। मस्जिदों वालों ने भोजन दे दिया कई जगहों पर किसानों को। गुरुद्वारों का तो रिवाज है, हम जानते हैं, गुरुद्वारे वाले तो वैसे ही लंगर बढ़ते रहते हैं, तो भोजन
पंजाब का काम पेट भरना है लोगों का। पंजाब ने, इस देश का पेट पंजाब ने भरना सिखाया यहाँ के लोगों को। ये देश भूखा था। ये जो पेट के सड़ हैं वो सबसे पहले पंजाब ने भरा है पेट यहाँ के अनाज से। उससे पहले यहाँ पर कई बार भूखमरी आ गई, तो हरित क्रांति पंजाब की आई और उससे अन्न के भंडार भरने शुरू हो। उससे पहले अन्न के भंडार जैसी कोई चीज नहीं थी इस देश में। और पंजाब वाले रोज खाना देते रहते हैं लोगों को, लंगर बढ़ता रहता है पंजाब का। इनके गुरुद्वारों का सिस्टम है, जो भी आएगा खाएगा। बाकी जो मंदिरों में खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं, हम जानते हैं। मस्जिदों में ऐसा मेरे हिसाब से शायद नहीं, दरगाहों में है, मस्जिदों में नहीं है। तो दरगाहों में जरूर भोजन बनते हैं, पर मस्जिद वालों ने उनको भोजन दे दिया हो और उनको भोजन चाहिए था तो कोई भी देता तो स्वीकार कर लिया, तो क्या गड़बड़ हो गई। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसको कि मस्जिदों का भोजन स्वीकार कर रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। किसान मस्जिदों का भोजन लेगा क्या? अरे तो किसान तो मस्जिदों में जाते भी हैं भैया, किसान तो नमाज भी अदा करते हैं, वो भी किसान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा किसान मुस्लिम है, और भी जगह जगह मुस्लिम किसान मिल जाएंगे, तो क्या वो मस्जिद का भोजन नहीं खाएंगे? हाँ, वेज नॉन वेज हो तो उसका ध्यान दिया जा सकता है, वो अलग चीज है। बाकी भोजन खाने में कहाँ ऐसी छुआछूत की कहाँ जरूरत पड़ गई? फिर मंदिर वाले भोजन किसी को देते नहीं कभी। वो कह रहे मंदिरों में धन धान्य की कोई कमी आई है क्या? अरे भैया कमी तो नहीं आई, पर मंदिर कभी किसी को खिलाता नहीं है। यहाँ आउटपुट है ही नहीं, इनपुट ही है सिर्फ। मंदिरों का मामला लेने का या देने का धंधा ही नहीं है। पीला खाने पीने में सिर्फ वही पंचामृत देते हैं, पी लो। वो पंचगव्य जो गोबर गोमूत्र से बनता है, पंचगव्य 5 गाय की चीजें शामिल करते हैं उसमें, और जो पंचगव्य का जो पंचामृत होता है वो खिलाते हैं, जो भी आता है। अब ये गोबर खाने से कोई पेट भरता है क्या? गोबर या गोमूत्र पीने से? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं भाई, धार्मिक होगा इसलिए लोग आचमन कर लेते हैं कि पंचगव्य पंचामृत है। वो कुछ लोग कहते हैं आपने आप धर्म को बदनाम, धर्म बदनाम नहीं कर रहा हूं। पंचगव्य पंचामृत 5 चीजों से बनता है: गोबर, गोमूत्र, दही, दूध और गाय का मक्खन। इन 5 चीजों से, गाय की बनी 5 चीजों से बनता है ये पंचगव्य। तो ये खिलाने पिलाने का रिवाज है यहां तो सिर्फ। अब ये इसको जोड़ रहे हैं, कभी कहते हैं ये तो खालिस्तानी पोस्टर है, शाहीन बाग वाली बुढ़ी अम्मा वहां आ गई। शाहीन बाग में एक फोटो दिखाते थे अम्मा का, बुढ़िया का, कह देख लो ये अम्मा आ गई वहां पे भी। फिर कह रहे हैं जेएनयू में जो डफली बजाते हैं, कॉमरेड डफली बजाने का, डफली बजाते हैं वो, तो क्या डफली जेएनयू वाली डफली देखी गई वहां पर? ये तो सारा मामला जेएनयू से जुड़ा है। कभी कहते हैं शाहीन बाग का है, तो किसानों को, जैसे जेएनयू को हिंदू विरोधी या देश विरोधी घोषित कर दिया, शाहीन बाग को देश विरोधी कर दिया, अब किसानों को देश विरोधी करना। अब देश है किसका आखिर? ये किसान भी इस देश का नहीं, शाहीन बाग पर प्रदर्शन करने वाले इस देश के नहीं, जेएनयू के बच्चे। जेएनयू ऐसा विश्वविद्यालय भारत का टॉप का यूनिवर्सिटी है और दुनिया की मानी जानी 300 यूनिवर्सिटियों में आती है, और वहां सबसे ज्यादा किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, और उसकी यूनिवर्सिटी को देशद्रोही घोषित कर दिया पूरी को, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछती है। जेएनयू इंदिरा गांधी से भी सवाल पूछती थी, आज तक सत्ता में जो भी रहा है उससे सवाल करने का काम है जेएनयू। जेएनयू में ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और उनका रिवाज है पुराना कि वो सत्ता से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं। नौजवान है, युवा है, और युवाओं में ये होनी चाहिए। युवा अगर यूं झंडे लिए जयकारे लगाएंगे सत्ता के, तो ऐसे नपुंसक युवाओं का क्या है? फिर युवाओं में कोई दम होना चाहिए कि वो देश किस दिशा में जा रहा है उसके संबंध में सवाल करें। सवाल खड़े करता है जेएनयू, और ये सवाल ये नहीं है कि बीजेपी से कर रहा है, कांग्रेस से भी करता था, सबसे करता है यार।
जेएनयू का अपना पुराना रिवाज है, परंतु इन्होंने इसको देशद्रोही घोषित कर दिया पूरी यूनिवर्सिटी को। भाई यू आर बेनीवाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि भाखड़ा नांगल जो बांध जब बना था किसानों के लिए, वो एक बहुत बड़ी परियोजना थी। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब उद्देश्य दो, एक से अधिक उद्देश्य हैं उसके। तो भाखड़ा नांगल से ऐसे कई उद्देश्य थे, जैसे बिजली बनाना भी उसका एक उद्देश्य था, सिंचाई करना भी उसका एक उद्देश्य था, और भी ऐसे बहुउद्देशीय परियोजना है। तो किसानों से कहा गया कि आप इसका पानी मत लेना। ये हिंदूवादी संगठनों ने वहां धरने दिए, आंदोलन किया कि ये भाखड़ा नांगल का पानी जो है आपकी फसल को खराब कर देगा, और जो अनाज होगा वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, खाने के काम का ही नहीं होगा, क्योंकि इस पानी में से बिजली निकाल ली गई है, इसमें करंट नहीं है, इससे बिजली पैदा हो गई है, तो पानी काम का ही नहीं रहा। पानी में जो करंट था वो इन्होंने काम ले लिया। इसलिए आप जो है किसानों को उकसाने की कोशिश की इन्होंने खूब, और वहां बड़ा दंगा किया। ये दंगे भी करते हैं कई बार, तो वहां इन्होंने बहुत ज्यादा मचाया कि कहीं किसानों को फायदा नहीं हो जाए कहीं। तो भाखड़ा नांगल के पानी में से बिजली निकाल, उस समय किसान बहुत कम पढ़े लिखे थे, वो भी डर गए कि वास्तव में पढ़े लिखे समझदार लोग आए हैं और ये समझा रहे हैं कि इसमें से बिजली तो निकाल दी। तो किसानों ने जगह जगह रूलपट शुरू की। इनके बड़े बड़े महात्मा थे, वो भी भाषण दे रहे थे, जगह जगह प्रवचन दे रहे थे कि पानी में से बिजली निकाल रहे हैं, ये पानी न तो पीने के काम का है, न जानवरों के काम का है, न खेती के काम का है, और जनता कहती हो लो ये तो पानी खराब कर रही है सरकार। मतलब इस प्रकार का एक हवा छोड़ दिया, जैसे कभी आलू से सोना और सोने से आलू करते, इसी प्रकार का खेल शुरू किया, और वो हवा इतनी फैल गई कि किसान पानी लेने को राजी नहीं। जबकि बिजली कैसे बनती है, जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि वो पानी जो ढलान में आना चाहता है, तो ढलान में जब पानी जाता है तो उसमें एक ताकत होती है, वेग होता है, और किसी भी चीज में अगर वेग है और उस वेग को अपन काम लेंगे तो ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है। ऊर्जा का रूप परिवर्तन हमने पढ़े हैं। ऊर्जा का रूप परिवर्तन ये बहुत पुराने जमाने से तराई के प्रदेश में, जो हिमालय की तराई के प्रदेश में, तो कहते हैं बहुत पुराने जमाने में आदमी इस समझ में पैदा हो गया कि वो बहते हुए नाले से गट्टी चला लेता था। पानी का छोटा नाला चल रहा है तो वहां पे गट्टी रख देता, और गट्टी के लकड़ी के फट्टे बांध देता, 3-4 फट्टे। तो वो फट्टे जो है पानी की धारा में, फट्टा पानी की धारा में लग जाता। धारा में लगते ही फट्टे को वो धारा फेरती, तो वो फट्टे अटकते जाते हैं, फिरते जाते हैं, और वो गट्टी पीसती जाती। तो जितना अनाज उरो पीसती रहे, क्योंकि धारा पूरी रात हर दिन चलती है, तो पूरे गांव की पिसाई के लिए गट्टी रखते थे, और वो गांव या कबीले के लोग वो गट्टी जो है, पानी जो चल रहा है उसका वेग है, उस वेग की गति को काम लेते, फट्टे बांध करके वो गट्टी फिरती और उस चाकी से पीस लेते वो अनाज। ये तो बहुत पुराने जमाने से ऐसा रिवाज चल रहा है कि ऊर्जा का रूप परिवर्तन। ऊर्जा एक धारा में, एक दिशा में चल रही है, इसको गोल गति में परिवर्तित कर दिया। जो सीधी दिशा की गति थी उसको गोल राउंड में कर दिया। तो ऐसा गोल राउंड करके और ऊर्जा को काम लिया। तो इसी प्रकार बिजली जो पैदा होनी है वो क्या हो रहा है, वो भी पानी आ रहा है, पानी के आगे टरबाइन लगाए, उसी गट्टी की तरह ही सिस्टम है सेम ही। पानी के आगे टरबाइन लगाओ तो भी बिजली पैदा होगी, पर वो छोटी मात्रा में होगी, उसमें ताकत, चलता पानी में ताकत कम होती है, या ज्यादा ताकत है तो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो इन्होंने कहा बांध बना दो, और बांध में जब ऊपर से उसका गेट खोल करके जो पानी गिराया जाएगा, वो पानी गिरेगा तो टरबाइन राउंड लेगा, बहुत बड़ा टरबाइन भी राउंड, जो मतलब हाथियों, जब इतना पानी बहुत बड़ी धारा पड़ती है उसके ऊपर, तो कैसे भी टरबाइन को, बड़े से बड़े टरबाइन को राउंड में, और वो राउंड से जो टरबाइन राउंड लेगा
उससे ताकत को बिजली पैदा की। अब बताओ पानी में से कौन सी बिजली निकली? पानी की जो गति है, ऊपर से नीचे जाने की गति, ढलान में जाने की गति, उसको काम लिया सिर्फ। पानी का क्या बिगड़ गया उसमें? पानी का कौन सा नुकसान हो गया? परंतु इन्होंने पूरे देश में हवा फैला दी। वो तो वहां भाखड़ा नांगल में कर रहे थे, बाकी जितने भी डोंगरे महाराज और जितने भी देश भर में महाराज थे, वो जगह जगह प्रवचन दे रहे थे, ये भागवत कथाओं में और में सब जगह। और अरे एक ही झूठ को 1000 बार बोलो तो वो तो, हिटलर ने कहा है कि झूठ को बार बार बोलते जाओ तो सत्य जैसी दिखती है। तो इन्होंने बार बार उस झूठ को बोलते रहे कि बिजली निकाल दी इसमें से, और ये इन्होंने ऐसा गड़बड़ कर दिया। तो अब अपन चलते हैं रामसा धोलिया डारू में डीजे नहीं है, तो डारू की वजह से हमारे बंद हो गई थी आपको बारात कल। तो डेरू गांव से डीजे वाले भी डरते हैं कि डेरू में अगर जाएंगे तो वहां जुर्माना ले लेंगे वो, और जुर्माना लेने के बाद डीजे और बंद करवाते हैं वो। जुर्माना दो, डीजे बंद। गांव में चुपचाप निकलना है तो डीजे को। सुभाष जी जलवाने, डीजे साउंड तो हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, डीजे साउंड बंद होना चाहिए, सही है। इसका मतलब सभी लोग इसके पक्ष में है। और देख लेते हैं भाई, हनुमान जी साई कहते हैं कि बात साहब डांस फ्लोर भले लगाओ, डीजे का बहिष्कार हम भी करते हैं। हाँ, तो डांस फ्लोर से राजी है, डीजे का सभी बहिष्कार कर रहे हैं। तो डांस फ्लोर की आवाज देखो, पास पड़ोस में अगर एक भी आदमी कहता है कि मेरी भैंस या पशुओं को नुकसान है और आपका डांस फ्लोर धीमा करो, तो धीमा करना पड़ेगा, करना चाहिए व्यक्ति मानवता के नाते। हाँ, मैं राम जी निर्मल कहते हैं जो डीजे बजाने के पक्षधर है वो इसका एक भी लाभ बता दो। हाँ, लाभ तो कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, कहीं लाभ तो दिख ही नहीं रहा है। बेरा राम जी भाकर कह रहे डीजे सब तरीके से खतरनाक है। हाँ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, दारू, झगड़े की जड़ है डीजे का। मतलब मेरे एक मित्र है अध्यापक जी, उन्होंने कमेंट लिखा डीजे का मतलब है डायरेक्ट झगड़ा है। आजकल तो मौत होने पर भी डीजे बजाते हैं। हाँ, कहीं भी बजा लेते हैं डीजे तो। हाँ, पारस जी चौधरी मानकपुर से बोल रहे हैं डीजे ये तो गलत है। बेरा राम जी लीलड़, बेरा राम जी भाकर, शादी हो, चुनावी सभा हो, ये तो फार्म भरो, नेता आओ, नेता छोटे से मोटा कैसा भी नेता आया नहीं, डीजे नाटक शुरू। नेता एक भी मना नहीं करेगा डीजे बंद कर दो। नेता तो यही चाहता है डीजे होना चाहिए बस। क्यों? नेताओं को तो ऐसे ही चाहिए, डंडेबाज लड़के। रामू राम जी बाजिया, आपकी बात सही है साहब। हाँ, ठीक है साहब। डीजे ना नशा हो गया है लोगों को, डीजे का नशा हो गया है, राम जी बाकल कह रहे हैं। हाँ, ये नशा ही तो गड़बड़ कर रहा है सर। डीजे मतलब डोली जाट हो गए हैं खैर कुछ भी कहो। देवीलाल जी चौधरी, अब क्या डोली लोग है ना जो शादी ब्याह में धीमी धीमी शहनाई बजाते थे, छोटे मोटे म्यूजिक, उनकी कमाई का सारा धंधा फेल हो गया बेचारों का। वो थोड़ा यूं बाजे बजाते हुए चलते थे आगे आगे, उनका तो सारा बिजनेस ही खराब हो गया डीजे की वजह से। ये कह रहे हैं डीजे से रोजगार मिल गया हमें। हरीश चौधरी, क्यों से सभी सहमत हो गए तो डीजे बजाना चाहिए। सभी सहमत हो? सहमत कहां से हो रहे हैं सभी? ये कौन है सभी सहमत होने वाले? हरीश जी चौधरी यार, सहमत तो नहीं हो रहे हैं। करीब करीब आजकल तो प्रत्येक दूल्हे का बाप नाराज है डीजे से, और दुल्हन का बाप भी नाराज है। अब करें क्या बताओ? सहमत अब कोई डर के मारे होते हैं तो बात अलग है। हरिराम जी भाकल कह रहे हैं फ्लोर डांस एक नया तूफान आया है। हाँ, कोई तूफान, कोई तेज आवाज का अगर है तो वो गड़बड़ है, हिसाब का होना चाहिए। किसान आंदोलन पर मेघवंशी जी कह रहे कर ली, थोड़ी बहुत जितनी करनी थी। भाई प्रेमाराम जी मेघवाल, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, डीजे बंद होना चाहिए। मुझे तो इसमें बहुत ही चिढ़ है। अब चिढ़ तो काम नहीं आ रही है, कर क्या सकते हैं हम, ये देखो अब तो
ये बंद तो होना चाहिए, गांव गांव में मीटिंगें हो और कुछ इस पे बंद का प्रोग्राम बने तो बड़ा मुश्किल मामला है। ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है, सुरेश जी वाला। हाँ सरकार तो, पर वो विपक्ष वाले भी डीजे बंद नहीं, विपक्ष के नेताओं के भी डीजे बज रहे हैं भाई। ये नहीं है कि सरकार के नेता ही डीजे बजा रहे हैं, एक भी नेता पक्ष और विपक्ष का जब वो आता है डीजे बजाता है तो वो मना नहीं करता है उसको, वो चाहता है कि एक की जगह 2 डीजे बजे मेरे सामने। हरिराम जी भाकल, तो सुरेश जी ग्वाला ऐसे कोई नेताजी हो तो बता दो उनका नाम जो डीजे के मना करते हो। किसानों के समाधान मनोहर लाल शास्त्री के पास है, भेज दो। मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं साहित्य हरिराम जी, खतरनाक आदमी है भाई खट्टर तो। कानून के बारे में बताओ गुरु जी। कानून डीजे देखो ये नहीं बजाया जा सकता कानून। डीजे जो डीजे व्हीकल है, ये डीजे का न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, किसी भी बिना रजिस्ट्रेशन का अगर कोई यान है, गाड़ी घोड़ा है तो वो सड़क पर चल नहीं सकता। तो डीजे का न तो कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई आरटीओ डीटीओ से इसका कोई कुछ है, कोई अनुमति नहीं, पूरा पूरा ही गैर कानूनी है। तो इसको तो सीधा ही पकड़ के धरा जा सकता है अंदर, तो कानून के हिसाब से तो पूरा ही बंद है। नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि इनका साथ दे तो देशभक्त, विरोध करें तो देशद्रोही। 3 कानून क्या है क्लियर करो सर। हरिराम जी फाकल, अरे हरिराम जी मनत बने फुड़ा वो लंबे थोड़े रोज लेक आते हैं, क्या इसको क्लियर करना है। तीनों में काफी बातें बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए ये लिख के ला करके बात की जा सकती है, बाकी यूं बैठ नहीं रहा है ढंग से नहीं। आप आराम से पढ़ो, ये तो बहुत सारे आ गए अब। बिकुनिया जी, केवल अंधविश्वास और पाखंडवाद। सगाराम जी का सुनिया, राजस्थान वाला किसाना का टाबर तो नेता के लारे वे साथ लाओ ले वे नहीं। राजस्थान के किसान भी खूब पहुंच चुके हैं अब तो दिल्ली। किसान तो पूरे देश भर के खिलाफ हो गए हैं अब। किसान तो शुरू से ही किसान देखो आंदोलन करना बड़ा, वो तो हिम्मत पंजाब वालों ने दिखाई तब सभी साथ हो गए। बाकी राजी कौन से किसान है जिन्होंने कहा कि ये कानून होने चाहिए? सिर्फ इन बच्चों के अलावा, जिन तथाकथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के अलावा किसी भी किसान ने नहीं कहा कि ये कानून अच्छे हैं। यहां तक कि इनके खुद के संगठन भारतीय किसान संघ ने मना कर दी कि ये कानून गलत है, उसने भी मना कर दी। कमलेश जी भोपालगढ़ से कह रहे हैं कंपनियों के संबंध में, हाँ कंपनी अगर एमएसपी की गारंटी लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। रामसा धोलिया दारू में कई सालों से डीजे बंद है, बिल्कुल पाबंदी है सब। दारू की सरहद में कहीं नहीं निकलता दारू। इंदाना कुछ गांव है ऐसे जो बाकी वाले गांवों को मामला बैठ नहीं रहा अभी भी। हरी जाट, गुरुजी फिर ब्याह शादी में मनोरंजन का साधन भी तो होना चाहिए। शादी करो ही मत, और क्या है, मनोरंजन ही नहीं हो रहा है तुम्हारा। मनोरंजन का मतलब यह है कि लोग मर जाओ चाहे दूसरे। मनोरंजन की कोई लिमिट होनी चाहिए भाई। दूसरों का नुकसान कैसे कर दोगे आप? मनोरंजन आपके मनोरंजन में दूसरा मर जाए भले ही, ये तो कैसे होगा? आप आग लगाओगे, कैसे मनोरंजन हो गया? लोग रोएंगे भागेंगे, तुम हंसोगे। क्या आग लगाई? अरे लोग रोए, खूब रोए, बहुत ज्यादा लोग रोने। हम गए उस गांव में, हमने आग लगा दी, फिर लोग रोने लगे और हम हंसने लगे। ये मनोरंजन हो गया तुम्हारा? ये कोई मनोरंजन का ढंग है क्या? ये हिंसक तरीका, दूसरों को दुख दे करके अगर मनोरंजन करते हो तो इससे गंदा क्या होता है? हाँ लड़ाई झगड़े खूब होते हैं साहब, दाइमा साहब, दुर्घटनाएं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई अब आए हैं महेंद्र जी सांगवा, फ्लोर भी डीजे से खतरनाक है। फ्लोर अगर डीजे से खतरनाक है तो वो भी बंद होना चाहिए। उसकी साउंड का भी देखना है, अगर साउंड धीमी है तो कोई बात नहीं, या वो डीजे गलियों में नाचता गाता है। फ्लोर अपनी अगर किसी की पर्सनल जगह पर है और
अड़ोस पड़ोस को कोई दिक्कत नहीं है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विराट झाड़बन, अब जो ये छोकरे जो कह रहे हैं फ्लोर भी गलत है, तो भाई डीजे बंद करते हैं, चलो फ्लोर भी बंद करते हैं, आप राजी हो तो और ही अच्छी बात है। हम तो डीजे और फ्लोर दोनों ही बंद करने को तैयार हो जाएंगे। लड़के अगर हम तो फ्लोर रख रहे हैं भैया, तुम्हारे थोड़ा बहुत हम रख रहे हैं। महेंद्र जी सांगवा कह रहे हैं भाई डीजे वालों का क्या होगा, तो हम क्या करें भाई डीजे वालों का, ये कोई धंधा है क्या? फिर कल का जो चोरियां बंद करोगे, चोरों का क्या होगा? महेंद्र जी सांगवा, चोरी का धंधा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और आप कहते हो चोरी बंद हो जाएगी तो चोर क्या खाएंगे? जो नुकसानदायक चीज है उसको बंद करने में क्या दिक्कत है? अगर किसी ने इसको धंधा अपना लिया तो गलत अपनाया है। लक्ष्मी नारायण जी बेराव, देश में नया कानून लेकर आओ कि मिडिल क्लास अपनी खुशी के लिए कुछ भी करे वह कानूनी तौर पर गलत होगा। किसान अपनी मेहनत का पैसा मांगता है वह गलत, और गरीब कोई त्योहार मनाता है वह गलत। यहाँ के पूंजीपतियों की और हद से ज्यादा बुद्धिजीवियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। डीजे वालों के खिलाफ भी मृत्युबोध जैसी मुहिम चलानी चाहिए। अब तो मुहिम तो कैसी कैसी चल रही है। हाँ, कमेडिया से बीरबल जी, कमेडिया गांव में पिछले 8 सालों से डीजे बंद है, जिसकी शुरुआत मैंने की थी। बहुत अच्छी बात है बीरबल जी, कमेडिया में बंद है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। सुरेश कुमार जी, फालतू का खर्च बंद होना चाहिए। हाँ अजी, खर्च से भी ज्यादा डीजे तो नुकसानदायक बहुत है ना। खर्च तो हो जाए तो कोई बात नहीं, नुकसान ज्यादा है इसलिए लोग नाराज हो रहे हैं। तो सारे कमेडियन, 2 दिन से थोड़ी तबीयत नासाज थी और आज थोड़ा ठीक हुआ हूँ। बाकी इतना ठीक नहीं हूँ कि जितना होना चाहिए, इसलिए हमारी बात हो गई है काफी। जैसा भी हुआ है अपन चर्चा कर लेते हैं। अपना क्या है, लोगों को अगर कहीं बैठ भी जाता है, विशेष रूप से आखिर में मैं एक बात और कह दूं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, जवान अगर किसी गांव में 5-7 मजबूत हो और वो कहते डीजे बंद करेंगे, उनके साथ और जवान जुड़ जाएं तो डीजे बंद करना आसान है। बुजुर्गों से तो, बुजुर्ग तो कई गांवों में मीटिंगें कर करके देख ली उन्होंने, जवान आते हैं वहां हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो मीटिंग ही नहीं होने देना चाहते। अब शादी तो इनाना में भी होती है, डारू में भी होती है, वहां भी शादियां, वो डीजे बजाने नहीं देते हैं, फिर भी शादियां हो जाती है। वो भी कोई मनोरंजन कुछ करते ही होंगे, डीजे तो आजकल आया है। तो एक तरफ तो ये होगा, फिर सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे अपन तो, कि सरकार की ड्यूटी है कि गैर कानूनी डीजे बंद होने चाहिए। चाहे धार्मिक कार्यक्रमों में हो, चाहे मंदिर बनता हो, मस्जिद बनती हो, चाहे मंदिर का जुलसा निकलता हो, धर्म की यात्रा निकलती हो, चाहे कोई भी पैदल यात्रा हो, चाहे किसी नेता का जुलसा हो, उसमें डीजे बंद होना चाहिए। बस सीधी सी बात है। पहले तो जैसे हमारे नागौर शहर में भी डीजे बजते थे, आज नहीं बजते हैं, क्योंकि वहां के अधिकारियों ने धीरे धीरे बंद करवा दिया इसको। तो शहरों में तो करीब करीब सब में ही बंद है डीजे। ये गांवों में चोरियां चल रही है, तो डीजे पूरी तरह से चोरी है। डांस फ्लोर शहरों में भी होता है, म्यूजिक अपना घर पे कोई भी कर सकता है। ठीक है, आखिर में आप सभी को मेरा गला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। प्रणाम, नमस्कार, राम राम।